नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल है तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बता देता हूँ कि अपनी जो विज्ञान की बुक है उसको आपको लेकर बैठना है और एक आपको पेन लेकर बैठना है। ओके, यानी एक तो विज्ञान की बुक और एक पेन लेकर, यानी आपके जो चैप्टर हैं और उन चैप्टर के अंदर से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। यानी साथ साथ में मैं आपको टिक करवाऊंगा, वो चीजें आपको, वो क्वेश्चन आपको टिक करने हैं और वही आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर का पैटर्न है साइंस का वो चेंज हो चुका है। कोविड-19 के कारण आपका जो पाठ्यक्रम है वो 30% कम हो चुका है, यानी अब 60% कोर्स में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं, अगर आपने उन क्वेश्चंस को अच्छे से टिक कर लिया तो आप 100 में से 90 प्लस बना सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं बुक में से, अगर आपने उन क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से तो आप 100 में से 90 प्लस बना सकते हैं। और इस प्रकार का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी जो चैप्टर के आगे के जो क्वेश्चन होते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसमें मैंने टिक करवा दिए हैं। जितने भी आपके चैप्टर के आगे के क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं आपको। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, यानी जो बुक है और इस बुक में जितने भी आपके चैप्टर हैं, इस बार संशोधित पाठ्यक्रम के कारण जितने भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंदर से आपके किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर, जहां 9वीं और 10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपये नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपये में। और 11वीं 12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपये में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेज, रोजाना होमवर्क, डाउट के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, अगर इस लिंक पर जाकर आप सुरेंद्र कूपन कोड लगाते हैं तो आप 500 रुपये की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ और ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। तो चैप्टर नंबर 1 है आपके भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अब देखिए, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में मैंने उन्हीं पॉइंट को हाईलाइट किया है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपकी ये टेबल, जो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर है, प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण। अब देखिए, उनके जो लक्षण हैं ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है वही आपको याद करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएगा, तो इस टॉपिक को आपको टिक करना है, जिसमें विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो इस प्रकार का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और थायमिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी होता है। राइबोफ्लेविन यानी B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। ओके, उसके बाद में है नियासिन, नियासिन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा। और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। और कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके इस बार 2021 की बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो इस टेबल को, यानी जो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो आपको क्या याद करना है, तो यहाँ पर आ जाओ आप, देखिए प्रोटीन कुपोषण ये टॉपिक है और यहाँ से आपको हाईलाइट करना है। यानी प्रोटीन की कमी से कवासी और को रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक रोग का नाम है आपकी कवासी और दूसरे रोग का नाम क्या है, मेर्समस। ओके, अब देखिए इनके जो लक्षण हैं वो आपको याद करने हैं। बच्चे का जो पेट है वो फूल जाता है, उसे भूख कम लगती है, स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है,
त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर है वो सूखकर कमजोर हो जाता है। आंखें वो कांतिहीन एवं अंदर धस जाती हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? मेरस्मस। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? एक तो है क्वाशियोरकोर और दूसरा क्या है? मेरस्मस। तो इसको आपको हाईलाइट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए इस पेज पर आपको कुछ तैयार नहीं करना है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है आपके बीएमआई, यानी बीएमआई का क्वेश्चन है वो आपके 101% इस बार पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है कि शरीर भार सूचकांक यानी बॉडी मास इंडेक्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? यानी बीएमआई का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है शरीर भार सूचकांक, ये तो हिंदी में है। और इंग्लिश में हम बात करें तो बॉडी मास इंडेक्स, यानी मानव भार व लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? बीएमआई कहलाता है। जब 25 किग्रा मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये 30 किग्रा मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब मोटापा होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 90 और 120 ml के बीच होता है। यानी एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप है वो कितना होता है? 90 और 120 ml के बीच होता है। और जो डायस्टोलिक रक्तचाप है वो कितना होता है? 60 से 80 ml के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। और रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। और 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप घोड़ों में मापा। और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। यानी रक्तचाप को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? कापलन ने। और 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप किस में मापा था? घोड़ों में। तो इस प्रकार से भी आपके क्वेश्चन है वो आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अफीम में भी आपके एक हाईलाइट पॉइंट है, मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने हेतु किया जाता है। तो इस लाइन को आपको हाईलाइट करना है। यानी मार्फिन व कोडीन कौन कौन से एल्केलॉइड का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है? तो कौन कौन से एल्केलॉइड है? एक तो आपके मार्फिन है और दूसरा आपके कोडीन है। तो यहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनने के चांस है। तो देखिए चैप्टर 1 में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे जो चैप्टर 2 है हमारा मानव तंत्र। अब देखिए मानव तंत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दांत, यानी जो दांत आपका टॉपिक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब देखिए यहाँ से आपके 4 प्रकार है, ये 4 प्रकार आपको जरूर पढ़ के जाने हैं क्योंकि यहाँ से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बनने का चांस है। अब क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा कि कौन से दांत भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं? तो कृंतक। ओके, और कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? रदनक। ओके, उसके बाद में कौन से दांत है वो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं? तो अर्धचवर्णक। और कौन से दांत है जो भोजन को चबाने में सहायक होते हैं? ओके, तो वो भी क्या है? चवर्णक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में ये जो टेबल बनी हुई है इस टेबल में मैंने यहाँ पर 2 को टिक किया गया है। यानी एक तो आपके लार ग्रंथि, दूसरा आपके अमाशय या जठर रस। यानी लार ग्रंथि द्वारा जो स्त्रावित एंजाइम है उनके नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं? तो एक तो आपके टाइलिन और दूसरा आपके एमिलेज। उसके बाद में है अमाशय यानी जठर रस। तो अमाशय या जठर रस में उपस्थित या स्त्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं? एक तो आपके पेप्सिन है और दूसरा आपके रेनिन है। इसको आपको टिक करना है। उसके बाद में है अगला है आपके मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और इनके प्रमुख भागों का वर्णन ये आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप आ जाओ रक्त में। तो रक्त के कार्य, अब रक्त के कौन कौन से कार्य आपको ध्यान रखने हैं? तो मैं आपको वो इजी कार्य बता रहा हूँ जो आप अच्छे से सरलता से आप इनको याद कर सकते हैं। जिसमें एक पॉइंट तो आप ये याद कर सकते हैं कि शरीर का जो पीएच है वो नियंत्रित करना, और दूसरा कार्य आप ये याद कर सकते हैं कि शरीर का ताप नियंत्रण, और तीसरा कार्य आप ये याद कर सकते हैं
कि प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, और उसके बाद में एक कार्य आप ये याद कर सकते हैं कि जो उत्सर्जी उत्पाद है उनको शरीर से बाहर करना। ओके, उसके बाद में है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने के 101% चांस है, यानी धमनी और शिरा में अंतर। अब धमनी और शिरा में अंतर है वो पूछा जा सकता है। अब लिखना कैसे है आपको, तो ये वाहिकाएं जिनमें ऑक्सीजनित साफ रक्त प्रवाहित होता है वे क्या होती हैं, धमनी होती हैं, और शिरा होती है वे वाहिकाएं जिनमें विऑक्सीजनित अपशिष्ट युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी इसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है और इसमें विऑक्सीजनित। और धमनी, ओके, और ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं और ये क्या कार्य करती है, रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। तो ये दो कार्य आपको, ये दो इनके जो अंतर है ये आपको याद करने हैं, यानी धमनी और शिरा बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है आपके मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का जो नामांकित चित्र हैं और इनके जो प्रमुख अंग हैं उनका वर्णन, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी चैप्टर 2 भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर 3 आपके यानी आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल 1884 को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसको आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है। उसके बाद में है मटर के पादप का चयन, यानी मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना, क्या कारण थे, तो वो 3 या 4 कारण आपको याद करने हैं। उसके बाद में है आपके मेंडलवाद की पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमेक। तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, वो 3 वैज्ञानिक हैं, उनके आपको नाम याद करने हैं। उसके बाद में है अगला, यानी जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के, एक तो आपके परीक्षण संकरण है और एक आपके व्युत्क्रम संकरण। इन दोनों का आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में 101% चांस है, यानी यहाँ से आपकी क्वेश्चन है वो आने वाला है, या तो आपके परीक्षण संकरण पूछा जाए या व्युत्क्रम संकरण पूछा जाए। तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, यानी संकर पूर्वज संकरण, यानी बैक क्रॉस। तो इसकी परिभाषा आपको जरूर अच्छे से तैयार करनी है। ओके, उसके बाद में एक है आपके बाह्य संकरण, यानी आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस भी आपको पढ़ना है, बाह्य संकरण पढ़ना है, ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी आपको अच्छे से याद करनी है। अब चैप्टर 3 में भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम 2021 में साइंस के पेपर में आप 90+ फोड़ कर आओगे। ये आप सभी से मेरा प्रॉमिस है, वादा करता हूँ मैं आप सभी से कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2021 में आप 90+ लेकर आओगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर चैप्टर 4 की हम बात करें, चैप्टर 4 है आपके प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, यानी प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो इसमें क्या क्या आपकी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले हम बात करें एंटीजनी निर्धारक, यानी जो एंटीजनी निर्धारक है या इसका दूसरा नाम होता है एपिटोप। इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, यानी प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, एपिटोप या एंटीजनी निर्धारक कहलाता है। उसके बाद में है एंटीजन की संयोजकता, एंटीजन की संयोजकता या वैलेंसी, इसकी परिभाषा याद करनी है। और जीवाणुओं में, अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता है, उसका मान कितना होता है, 100 या इससे अधिक हो सकता है, ये आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम बात करें कब्जे या हिंज। तो कब्जे या हिंज की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, यानी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। यानी IgG एकमात्र प्रतिरक्षी है जो ओवल प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुँच सकती है, और सीरम में पाई जाने वाली प्रतिरक्षियों में IgG की सांद्रता सर्वाधिक होती है। यानी एक ऐसी प्रतिरक्षी का नाम लिखिए जिसकी सांद्रता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है।
तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgG। ओके, और IgM प्रतिजन की अनुक्रिया से उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। यानी जो प्रथम प्रकार की उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgM। और IgG का उत्पादन है वो IgM के उत्पादन के पश्चात होता है। और IgA माँ के दूध में पाया जाने वाला अकेला प्रतिरक्षी है। यानी माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgA। और नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु है उसकी प्रतिरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी है वो क्या है? आपके IgA। और उसके बाद में है IgE प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका पर क्रिया करता है और एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। तो एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेने वाली या भाग लेने वाली प्रतिरक्षी का नाम क्या है? IgE। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए जो ब्लड ग्रुप है यानी रक्त समूह है, यहाँ से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। और इसने 1901 में रक्त को विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। यानी रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? कार्ल लैंडस्टीनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद में है समजात आदान और समजीवी आदान। इन दोनों की परिभाषा आपको याद करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए ये जो आपके टेबल दे रखी है 4.3 यानी रुधिर वर्ग के जीन प्रारूप। तो यहाँ से भी आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किसी व्यक्ति का जो जीन प्रारूप है वो IA है। ओके, तो उसका रुधिर वर्ग क्या होगा? तो रुधिर वर्ग आपसे पूछ सकता है। या किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग B है तो उसका जीन प्रारूप क्या होगा? IB। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो इस टेबल को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। उसके बाद में इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके है हर वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत में अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? किस दिनांक को मनाया जाता है? 13 अगस्त को। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में है आपके चैप्टर 5 यानी दैनिक जीवन में रसायन। तो दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संतरे में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांस है, तो इस लाइन को आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद में है यहाँ पर देखिए लवण के एक इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। यानी क्रिस्टलन जल की परिभाषा वो आपके एग्जाम में आ सकती है। और इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो Na2CO3 10H2 यानी धोने का सोडा, और एक है आपके जिप्सम, एक है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, और एक है आपके फिटकरी। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल है वो आप इनमें से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप ये देखिए कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल क्या कहलाते हैं? कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या हैं? एक तो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक आपके सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक आपके नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद में है कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अवियोजित अवस्था में ही कुछ मात्रा में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या है? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल, और एक है आपके H2CO3 कार्बनिक अम्ल। ओके, ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं। तो ये आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में है जो आपके रिएक्शन है, जो आपके अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और काफी बार एग्जाम में ये आ चुकी है। यानी Zn धातु की NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो किस प्रकार से बनती है? इस अभिक्रिया को आप समझ सकते हैं, अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में है आपके नेक्स्ट है आपके यहाँ पर,
तो देखिए एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिलाने पर क्या बनता है, अम्लराज बनता है, यानी एक्वारेजिया बनता है। तो एक्वारेजिया का जो रासायनिक संगठन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है कि अम्लराज कौन कौन से यौगिकों से बनता है। तो HNO3 के कितने भाग होते हैं, 1 भाग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने भाग होते हैं, 3। तो ये मिलके क्या बनाते हैं, अम्लराज यानी एक्वारेजिया बनाते हैं। और अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अम्लों का राजा किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और सर्वप्रथम पीएच स्केल किसने बनाई थी, तो सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल बनाई। ओके, उसके बाद में है उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान है वो 7 होता है, ये आपको याद करना है। और उदासीन जल के लिए हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी H+ और OH- आयनों की जो सांद्रता है उसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है वो आपकी क्या आने वाला है, तो आप जानते हैं कि जो मिशेल संरचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर 5 से। तो चैप्टर 5 में मिशेल संरचना को तो आपको जरूर पढ़ के जाना है, और काफ़ी बड़े मार्क्स में ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट चैप्टर है यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, इसमें जितनी भी आपकी अभिक्रियाएं हैं उन सभी अभिक्रियाओं को आपको पढ़ना है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, एक तो आपके संयुग्मन अभिक्रिया यानी संयुग्मन अभिक्रिया, या आप इसको बोल सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें उत्प्रेरक की, तो उत्प्रेरक की परिभाषा याद करनी है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है समांगी उत्प्रेरक, तो समांगी उत्प्रेरक की परिभाषा याद करनी है। और एक आपको विषमांगी उत्प्रेरक की परिभाषा याद करनी है, एक है आपके सवत उत्प्रेरक, और एक है आपके जैव उत्प्रेरक, और उसके बाद में आपके उत्प्रेरक वर्धक, उसके बाद में आपके उत्प्रेरक विष। यानी उत्प्रेरक वाला जो टॉपिक है उसको आपको नहीं छोड़ना है, इसमें से आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में इस बार कन्फर्म क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, तो अच्छे से आपको क्वेश्चन है वो तैयार करना है। उसके बाद में देखिए हम बात करें चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये आपके हटा दिया गया है, यानी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 है वो आपको नहीं पढ़ना है इस बार, आपके कोविड के कारण ये दोनों ही चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है हमारा यानी प्रकाश, जो 9वां चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए चैप्टर 9 है आपके प्रकाश यानी लाइट, तो लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से आपके जो नोमेरिकल हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दर्पण सूत्र, यानी दर्पण का जो सूत्र है वो याद करना है, ये जो सूत्र है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको पढ़ना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके आवर्धनता, आवर्धनता की परिभाषा आपको याद करनी है। दर्पण द्वारा किसी बिंब के प्रतिबिंब को आवर्धित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, आवर्धनता। और आवर्धनता का जो ये फार्मूला है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर अपवर्तनांक, यानी बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। किस रंग के लिए अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग के लिए। और किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है, लाल रंग के लिए। तो यह आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, यह आपको याद करनी है। और यहाँ पर जो उदाहरण नंबर 4 ये नोमेरिकल क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो और कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस नोमेरिकल क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में देखिए लेंस सूत्र, तो लेंस का जो फार्मूला है
जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद में है आपके लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में यदि एफ का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। यदि फोकस दूरी है वो मीटर में हो तो पी का मात्रक क्या होगा, यानी लेंस की जो क्षमता होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो डायोप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी जो मैंने आपको टिक करवाए हैं, जो मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं, उन टॉपिक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में जो चैप्टर आपके 10 है यानी विद्युत धारा, तो इसको तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें इस बार इसको तो हटा दिया गया है पूरा ही, इसमें आपको कोई भी टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है आपके चैप्टर 11 यानी कार्य ऊर्जा शक्ति। अब कार्य ऊर्जा शक्ति में आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इस बार पूछे जाएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टिक करवा देता हूँ। कार्य का मात्रक, तो सबसे पहले आपको कार्य का मात्रक याद रखना है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और एक जूल है उसमें कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। यह आपको पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बनता है विद्युत संयंत्र का बलोक आरेख, यानी विद्युत संयंत्र का जो बलोक आरेख है ये आपको बलोक आरेख ही आपको बनाना आना चाहिए। और इसमें जितने भी नाम हैं ये नाम आपको जरूर पढ़ने हैं, यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। उसके बाद में है आपके शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपके वाट होता है। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। और एक यूनिट या एक KWH यानी कितने वाट होते हैं, किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं। और एक यूनिट में जूल कितने होते हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं, कितने वाट होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में है आपके चैप्टर 12 यानी चैप्टर 12 है आपके प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। तो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले आपको जैव संसाधन, अजैव संसाधन, इन दोनों की परिभाषा याद करनी है और इनके एग्जाम्पल याद करने हैं। उसके बाद में है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये तो आपके पक्का आने वाला है, यानी 2021 की बोर्ड एग्जाम में नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, इसको तो आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से रिलेटेड आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में है वनों के संरक्षण हेतु निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे उपाय यहाँ पर दे रखे हैं, आप कोई भी 4 उपाय याद कर सकते हैं। और सामाजिक वानिकी, इसकी परिभाषा और सामाजिक वानिकी के जो 3 प्रमुख घटक हैं, इन घटक का आपको नाम लिखने हैं, इन घटकों को लिखना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और देखिए ये जो टेबल बनी हुई है 12.1, यहाँ से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, यानी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से पूछेगा कैसे आपको कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, असम में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में। तो ये सारे जितने भी आपके नाम दे रखे हैं और ये कौन से राज्य में स्थित हैं तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में सारणी 12.2 राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रमुख वन्य जीव। तो देखिए सरीस का जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, अलवर में। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कोटा में। और माउंट आबू ये सिरोही में। ताल छापर ये चूरू में। और आपको पूछ ले सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क में पूछा जा सकता है। उसके बाद में है आपके जल संरक्षण एवं प्रबंधन के सिद्धांत। तो ये जितने भी आपके सिद्धांत दे रखे हैं इसमें कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो 4 पॉइंट आप तैयार कर सकते हैं। ओके, यानी 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। उसके बाद में ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन है ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सतत पोषणीय विकास। यानी जो सतत पोषणीय विकास है ये इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। और चिपको आंदोलन के बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए क्योंकि इसके बारे में भी आपके टिप्पणी है वो एग्जाम में आ सकती है। उसके बाद में 13वां चैप्टर है वो इस बार हटा दिया गया है
तो इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर 14 है आपके पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले देखिए चावल, चावल का जो वानस्पतिक नाम है ये आपको पढ़ना है, ओराइजा सेटाइवा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है आपके सोयाबीन, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में है आपके चाय का वानस्पतिक नाम, तो चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है, कामेलिया साइनेंसिस। और कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपके, कॉफिया अरेबिका, ये आपको पढ़ना है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजीफेरा इंडिका। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कुरकुमा लौंगा। और एक है आपके ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम एलोवेरा। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओसिमम सेंटेकम। ओके, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए खेजड़ी, जो राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष कौन है, खेजड़ी, और उसका वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये आपको याद करना है। और रेशम कीट की जो जाति है उसका नाम क्या है, बोम्बिक्स मोराई, तो इसकी जाति का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, तो लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लेसिफर लेका, लेसिफर लेका। और एक है आपके अलवणीय यानी मीठा जल में पाई जाने वाली मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक है रोहू, एक है आपके कतला, एक है आपके मृगल। ओके, यानी जो अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं उनके नाम लिखिए, तो एक तो रोहू है और दूसरी कतला है, तीसरी आपके मृगल है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यानी जो औषधि है केंथाराइडिन औषधि, केंथाराइडिन औषधि है जिसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। यानी कौन सी औषधि है जिसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है, तो उस औषधि का नाम क्या है आपके, केंथाराइडिन। और एक है आपके कोचिनिल कीटों से प्राप्त जो कार्मिनिक अम्ल हैं उनका उपयोग कुकर खांसी और चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने में किया जाता है। तो यहाँ से भी आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आ सकता है। उसके बाद में चैप्टर आपके 15 है पृथ्वी की संरचना, तो पृथ्वी की संरचना वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए पृथ्वी की जो दूसरी परत है उसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और यह सबसे मोटी परत है। पृथ्वी की दूसरी परत को क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, तो ये भी आपके 1 मार्क में पूछा जा सकता है। और विवर्तनिक शक्तियाँ, इनकी परिभाषा याद करनी है, और ये कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रकार हैं, उनके नाम, आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ और दूसरी आपके बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। और आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इनका वर्णन कीजिए, तो पहले आपके ज्वालामुखी है और दूसरी आपके भूकंप। अब भूकंप से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो भूकंप की तीव्रता है वो कौन से स्केल, कौन से पैमाने पर व्यक्त की जाती है, रिक्टर। और 4 इकाई तक के भूकंप है वो हल्के होते हैं और 5.5 तक प्रबल होते हैं, और 6 इकाई के ऊपर के भूकंप है वो विनाशकारी माने जाते हैं, और 7 ऊपर के भूकंप है वो सर्वनाशी होते हैं, इनमें जो क्षेत्र है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। तो ये आपको इसमें पढ़ना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी भूकंप वाला जो मैंने बताया है इससे आपके क्वेश्चन आ सकता है, और एक जो विवर्तनिक शक्तियाँ हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी आपको पढ़ना है। और चैप्टर 16 है आपके ब्रह्मांड एवं जैव विकास, तो ये आपके हटा दिया गया है, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यानी इस बार आपके कोविड के कारण जो आपका सिलेबस कम हुआ था उसमें चैप्टर 16 और चैप्टर 17 इन दोनों को ही हटा दिया गया है। चैप्टर 17 आप देख सकते हैं पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, 16 में भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपके चैप्टर 18 है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है, इसको आपको हाईलाइट करना है। और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा जाता है, इस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करना है। और पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा किसने दी थी, चरक ने दी थी, इस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करना है। और रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, और प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो याद करनी है। और एक रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया,
तो किसने आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया? रमन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस किस तिथि को, किस दिनांक को मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और परमाणु शक्ति आयोग का गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसके निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जलीलनाथ, ये 3 रिएक्टर थे, इनकी स्थापना की गई। और देश में पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण कब हुआ था? 1963 में। कहाँ पर हुआ था? तारापुरा में। और भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर जहांगीर भाभा को। ओके, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में एक आपको यहाँ से अंडरलाइन करना है, भारत के जो बर्डमैन है, भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है आपके मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें टिक करवाए वो सारे पढ़ने हैं। और उसके बाद में है चैप्टर आपके 19, यानी जैव विविधता एवं इसका संरक्षण। तो इसमें सबसे पहले आपको जैव विविधता की परिभाषा याद करनी है, यानी जीव जंतुओं में पाए जाने वाली जो विभिन्नता है, विषमता है और पारिस्थितिकी की जो जटिलता है वो क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। और एक है आपके आनुवंशिक विविधता की परिभाषा याद करनी है। और उसके बाद में देखिए जो जैव विविधता के तप्त स्थल है, तो जैव विविधता तप्त स्थल की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है क्या कहलाता है? जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। और इसकी अवधारणा सबसे पहले सन 1988 में ब्रिटिश के जो वैज्ञानिक थे नॉर्मन मेयर्स, इसने दी थी। यानी जैव विविधता की अवधारणा सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दी थी? नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। और वर्तमान में विश्व में कुल कितने जैव विविधता तप्त स्थल हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 34, ये आपको याद करना है। और किसी क्षेत्र को जैव विविधता तप्त स्थल घोषित करने के लिए कौन सी 2 शर्तों का होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में है भारत के जैव विविधता तप्त स्थल। तो भारत के 3 जैव विविधता तप्त स्थल हैं, जिसमें पहला कौन सा है? पहला है आपके पूर्वी हिमालय, और दूसरा है आपके पश्चिमी घाट, तीसरा आपके इंडो बर्मा। तो इन तीनों के नाम आपको याद करने हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? वर्ष 2009 में गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। ओके, उसके बाद में आपके स्थानबद्ध प्रजातियां। तो स्थानबद्ध प्रजाति की परिभाषा, इसके एग्जाम्पल जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है, ऐसी प्रजातियां जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती हैं, जिनका वितरण या विस्तार एक के सीमित क्षेत्र में होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थानबद्ध प्रजाति कहते हैं। जैसे लेमूर है, प्राणी मात्र मेढा घास कर द्वीप तक सीमित है। और दूसरी है आपके डोडो पक्षी, जो मॉरिशस के एक द्वीप की स्थानबद्ध प्रजाति मानी जाती है। ओके, उसके बाद में है जेट्रोपा और करंज, इनको क्या कहते हैं? बायोडीजल वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो बायोडीजल वृक्ष के नाम से कौन कौन से पौधों को जाना जाता है? जेट्रोपा और करंज, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सदाबहार वन है, एक तो है विन क्रिस्टिन और दूसरा है विन ब्लास्टिन। इन पौधों का उपयोग असाध्य रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। यानी असाध्य रक्त कैंसर के उपचार में कौन कौन से सदाबहार पौधों का उपयोग किया जाता है? तो एक आपके विन क्रिस्टिन और दूसरा आपके विन ब्लास्टिन। उसके बाद में है टेक्सस बकाटा नामक वृक्ष की छाल का उपयोग कैंसर के इलाज में, और सर्पगंधा का उपयोग उच्च रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। ये लाइन आपको पढ़नी है, अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद में एक आपके रेड डाटा बुक, यानी रेड डाटा बुक की परिभाषा याद करनी है। और एक है आपके जैव विविधता संरक्षण के जो प्रकार हैं, इनकी 2 विधियां हैं, इनके 2 प्रकार हैं। एक तो आपके स्वस्थानीय संरक्षण और एक आपके बहिस्थानीय संरक्षण। तो इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो जितना भी मैंने इस बुक में आपको बताया है, अगर आप वो कंप्लीट पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप एग्जाम से पहले उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आप विज्ञान में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं।